100 साल पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था? यह जानने के लिए कि पिछले कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सालों पहले क्या हुआ था यह कोई कैसे जान सकता है? तो आज हम इस अतीत के सफ़र में कुछ ऐसे ही मज़ेदार सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है, अतीत एक है या अनेक, तिथियों की शुरुआत कैसे हुई और भी बहुत कुछ। तो देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अतीत के इस मज़ेदार सफ़र को। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब हम यह जानते हैं कि उस समय लोग कहाँ रहते थे। भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी नर्मदा नदी थी। कई लाख वर्षों पहले लोग इस नदी के किनारे पर रहते थे। यहाँ कुशल संग्राहक रहते थे जो जंगलों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, जैसे फलों की जड़ें, फल और अन्य उत्पाद। वे जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें भी खाते थे, जो कि कच्चा मांस होता था। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किन्थर पहाड़ियों में लोगों ने 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये लोग गांव में रहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये तो थे गांव। अब हम गांव से नगरों की ओर बढ़ते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास लगभग 47,000 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, जबकि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के किनारों पर नगरों का विकास लगभग 25,000 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान समय में बिहार का क्षेत्र है। मगध एक विशाल राज्य था। मगध के शासक उस समय बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना होने लगी। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं क्यों करते थे? यस और नो कमेंट में बताना। जैसा कि आज लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ काम की तलाश में, तो कुछ अपने मनोरंजन के अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। वैसे ही लोग उस समय भी यात्रा किया करते थे, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां थी, जैसे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र। इसके अलावा उस समय आवाजाही के संसाधन भी नहीं थे। तो आपको क्या लगता है, इन चुनौतियों से डरकर वे यात्रा का प्लान कैंसिल कर देते होंगे? नहीं, फिर भी लोग काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो कभी एक सेना दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए, तो कभी व्यापारी अपने काफिलों में, तो कभी धार्मिक गुरु शिक्षा और सलाह देने के लिए, तो कुछ नए और रोचक स्थानों की खोज में यात्रा किया करते थे। क्या कभी आपने सोचा है हमारे देश का नाम कैसे पड़ा होगा? यस और नो कमेंट में बताओ।
तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे महान देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में हिंदू कहा जाता है। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेखन संस्कृति की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब हम यह जानते हैं कि अतीत के बारे में ये सब कुछ कैसे पता चलता है। हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हम कई तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका यह है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना है। ये अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, जिसे पांडुलिपियाँ कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए प्रयोग होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु से निकला है, जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियाँ ताड़ पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से एक विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पेड़ के पत्तों से बनी होने के कारण कई पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई, तो कुछ को कीड़ों आदि जानवरों ने खा लिया, लेकिन बहुत सी पांडुलिपियाँ बच गई, जिसके कारण हम अतीत की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसकी भाषा संस्कृति प्राकृतिक और तमिल थी। प्राकृतिक भाषा वह भाषा थी जो उस समय आम लोग बोलते थे। पांडुलिपियों के अलावा हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख किसी कठोर सतह पर जहाँ पत्थरों पर खुदवाए गए थे, जैसा ये देखिए। यह अभिलेख अशोक नामक शासक ने अपने आदेश पर खुदवाया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों में तथा भाषाओं में लिखा था। यह लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लिखने के क्या लाभ थे और क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं? कमेंट में बताना। इस तस्वीर को देखिए। यह एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 47,000 वर्ष पूर्व होता था। अब ये तस्वीर देखिए। यह एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 25,000 वर्ष पहले होता था। आज हम जो सिक्के प्रयोग में लाते हैं, यह उससे कितना भिन्न है। इसी प्रकार की पुरानी वस्तुएं जैसे औजार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्के से अतीत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो अब हम यह देखते हैं कि अतीत एक था जहाँ अनेक थे। लगभग अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसे कि आज वर्तमान समय में भी होता है। अलग अलग लोग अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। अतीत में शासक अपने बारे में तथा अपनी चीतों के बारे में लिखवाते थे, लेकिन आम कृषक, पशुपालक, शिकारक, मछुआरे अपने कामों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसलिए अतीत में आम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना विशेष है। अब हम तिथियों के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आज क्या तारीख है, तो आप आज का दिन, वर्ष और साल बताओगे। क्या आपने कभी सोचा है यह दिन, महीने और वर्षों की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्षों की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे 2000 वर्ष कहने का अर्थ होगा
ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद का समय। इसी प्रकार अगर 2000 के बाद ईसा पूर्व लिखा हो तो उसका अर्थ होगा ईसा मसीह के जन्म से पहले के 2000 वर्ष। तो आज हमने यह सीखा कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के लोग कहाँ रहते थे, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तारीखों की शुरुआत कैसे हुई। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं किसी अन्य और मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद।